हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, अब मात्र 23 ही दिन शेष हैं और ये अब 23 दिन निर्णायक हैं। इन्हीं दिनों में डिसाइड हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा और आपका जो कॉम्पिटिशन होने वाला है वो टॉप मलाई लोगों से होने वाला है, एकदम टॉप क्रीम से होने वाला है, जो पैट ऑलरेडी दे के आए हुए हैं, यानी कि वो बुद्धू नहीं है। और कॉम्पिटिशन वैसे होता भी मतलब टॉप बच्चों में ही होता है। ये थोड़े से छटके अलग हो गए तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आज देखो यूपी जो की योजनाएँ हैं, यूपी स्कीम्स हैं, उसकी चौथी वीडियो मैं आपकी डाल रहा हूँ। मेरा थोड़ा स्वभाव है कि मैं छोटी-छोटी वीडियोज़ डालता हूँ, ज़्यादा-ज़्यादा चीज़ें कवर करता हूँ। तो अभी ये यूपी की बाल विकास संबंधी योजनाओं की वीडियो है। लगभग समय हो रहा है 10:30 का जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके पास ये वीडियो अब पहुँचने वाली है। तो आप भी इन चीज़ों को थोड़ा देखिए और चीज़ों को एप्रिशिएट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसका पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा, 3 का डाल रखा है। आप लोग टेलीग्राम का मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके जॉइन कर सकते हैं। फिर भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों कि बाल विकास की योजनाएँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और बाल विकास की योजनाओं में जो सबसे लेटेस्ट योजना है, उस योजना का नाम है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, जो कोविड-19 के बाद आई थी। कोविड महामारी के बाद ये आई थी। देखो हुआ क्या कि जब फर्स्ट वेव 2020 में आई, तो मतलब उतना ज़्यादा भीषण रूप उसने नहीं लिया। बहुत सारे लोग मारे गए, है ना? असमय उनकी मृत्यु हो गई, अकाल उनकी मृत्यु हो गई। पर उसके बाद जो 2021 में आई, उसने तो वो त्राही-त्राही मचाई कि हद हो गई। ठीक है? मतलब कि क्षेत्र के क्षेत्र साफ हो गए, बहुत बुरा हाल हो गया और किसी-किसी घर में तो कुछ बच्चे अभागे ऐसे भी थे कि उनके माता-पिता भी दोनों गुज़र गए, उनका संरक्षणकर्ता कोई भी नहीं रहा। वो एक तरह से ये मानो कि अनाथ हो गए, निराश्रित हो गए। तो ऐसे निराश्रित एवं अनाथ बच्चों का ध्यान रखने के लिए सरकार ने एक योजना लागू की, जिस योजना का नाम है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, है ना? बच्चों की सेवा संबंधित योजना है। मई 2021 में इसको लागू किया गया। अब इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि कोविड-19 के कारण निराश्रित हुए बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये योजना, क्योंकि जो बच्चा अनाथ हो गया है, माता-पिता जी उसके नहीं रहे, तो उसके लिए 3 ही मेजर प्रॉब्लम्स हैं। क्या? कि उसका भरण-पोषण कैसे हो, उसकी रोज़मर्रा की लाइफ़ कैसे चले, खाना-पीना, कपड़े, रहना-सहना, दवाइयाँ वगैरह ये कैसे सुनिश्चित हों। दूसरी बात है, उसकी शिक्षा कैसे सुनिश्चित हो। भाई पढ़ाई चालू रहेगी तो वो एक सभ्य व्यक्ति बन जाएगा, उसका आर्थिक विकास भी आगे चलकर हो जाएगा। ये दूसरी चीज़ है और तीसरा है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। तो उन निराश्रित बच्चों का भरण-पोषण, शिक्षा एवं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये योजना लागू की गई। अब खाली कह दिया या कुछ मतलब किया भी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया। इस चीज़ के लिए देखो और जो प्रावधान है वो तो है ही, पर जो मेजर प्रावधान है, मेजर जो मुख्य प्रावधान है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यदि किसी बच्चे के माता-पिता गुज़र गए और मतलब लड़का है वो, है ना? लड़का है और लड़की है, पहली बात तो आपको बताता हूँ मैं, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, बच्चे के वयस्क होने तक, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, उस बच्चे के वयस्क होने तक जो भी उसका गार्डियन बना हुआ है, जो भी उसका अभिभावक बना हुआ है, उस व्यक्ति को 4,000 रुपए प्रतिमाह सरकार देगी। 4,000 रुपए प्रतिमाह सरकार देगी, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है। सपोज़ करो कोई सोनू नाम का लड़का है और उसके माता-पिताजी गुज़र गए हैं, ठीक है? अब परिवार में उसके कोई नहीं रहा, दूर का कोई रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार उसको अपने पास ले जाता है और यदि वह रिश्तेदार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उस बच्चे का नाम क्या करवा देता है, पंजीकृत करवा देता है, तो उस व्यक्ति को, उस दूर के चाचा को, उस बच्चे की सेवा के लिए, उस बच्चे के भरण-पोषण, शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए 4,000 रुपए प्रति माह दिए जाएँगे, जब तक सोनू वयस्क नहीं हो जाता या सोनू की जगह अगर सोनिया भी हुई, तो सेम कंडीशन आपकी वहाँ पे रहेगी। दूसरी बात है, अगर सोनू रहेगा तो यही एक लाभ मिलेगा, बट अगर सोनिया है, तो ये तो लाभ मिलेगा ही 4,000 रुपए प्रति माह वाला। दूसरा लाभ ये भी मिलेगा कि बालिका की शादी जब भी होगी, कब होगी? 18 साल के बाद होगी। अभी तो प्रावधान चेंज होने के लिए मतलब इस पे चर्चा हो रही है कि 21 साल लड़कियों की शादी की आयु होनी चाहिए और मेरे हिसाब से होनी ही चाहिए, क्योंकि 18 साल कोई भी एज नहीं होती है। तो 21 साल सॉरी
बालिका की शादी 18 साल के पश्चात जब होगी तो सरकार की तरफ से क्या किया जाएगा, शादी के लिए सरकार की तरफ से 1,01,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे सहायता के रूप में। ये इतनी सुंदर योजना है, ये इतनी सुंदर योजना है। बट इन योजनाओं का लाभ कौन उठा सकेगा, मतलब वो कौन सा परिवार होगा, वो किस परिवार के बच्चे होंगे जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो उस परिवार की, जिस परिवार के बच्चे हैं निराश्रित हुए हैं, उस परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो, ये सीमा है। ये सीमा है कि 3 लाख से अधिक वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। ऐसे निराश्रित बालक बालिकाओं को उनके अभिभावकों को उनके वयस्क होने तक 4,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। और लड़की है, शादी की उम्र होने पर 18 वर्ष के पश्चात जब उसकी शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1,01,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद अगली जो योजना है वह है बाल श्रमिक विद्या योजना। देखो, बच्चों के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनकी पढ़ाई रुक जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, बाल श्रम ही उनकी प्रॉब्लम है, चाइल्ड लेबर ही उनकी प्रॉब्लम है। आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बाल श्रम का निषेध मैं करता हूं। और बाल श्रम का निषेध कब होता है कि 14 साल से नीचे की आयु का यदि बच्चा है और वह यदि किसी कार्य में संलिप्त है तो उससे उसको छुड़ा करके उसको विद्यालय भेजना, शिक्षा प्रदान करना, ये सब बातें मतलब होत नहीं है। ठीक है, ये सब बातें हैं। बाल श्रम का निषेध है आर्टिकल 24 में। अब देखो, बाल श्रमिक विद्या योजना, यह योजना कब लागू की गई? यह योजना लागू की गई 12 जून 2020 को। 12 जून 2020 को। और किस दिन लागू की गई? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर 12 जून 2020 को यह योजना लागू की गई। बाल श्रम का निषेध अगर कोई पूछे तो आर्टिकल 24 आपको बता देना होगा। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब उद्देश्य क्या है इस योजना का? उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है कि जो कामकाजी बच्चे हैं, कौन है? जो कामकाजी बच्चे हैं, उन कामकाजी बच्चों को श्रम से यानी कि मजदूरी से मुक्त कराकर स्कूल भेजना, उनकी शिक्षा को निश्चित करना। देखो, इसी चीज को देखते हुए आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। और उस शिक्षा के अधिकार में बात यही आ रही है संविधान के अनुच्छेद 21A में कि जो 6 साल से 14 साल के बीच का बच्चा है, उस व्यक्ति के लिए पढ़ना, है ना, प्राथमिक एवं निःशुल्क शिक्षा उसका मौलिक अधिकार होगा। ये बात वहां पर की जा रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, प्रावधान क्या है कि जो कामकाजी अब मतलब देखो, बाल श्रमिक विद्या योजना, ठीक है, ये पूरा है कि भाई बाल श्रम का निषेध हो, उनको स्कूल भेजा जाए। अब एक बात ये सोचो, कौन माँ बाप ये नहीं चाहता? मतलब माँ बाप भी दो कैटेगरी के हैं। पहली कैटेगरी के माँ बाप तो ये कहते हैं ठीक है, पढ़ लेगा नहीं तो मौज मारेगा, बीड़ी बीड़ी पिएगा, इसलिए इसको काम पे भेजो, चल भाई काम पे जा तू। और दूसरे टाइप के माँ बाप वो हैं कि बहुत ज्यादा मजबूरी है और माता पिता कमा रहे हैं तब भी काम नहीं चल रहा है तो बच्चों को भी काम पे भेजना पड़ रहा है। तो ऐसी सब सिचुएशन में पहले वाले व्यक्ति को लालच दे करके और दूसरे वाले व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करके फिर भी उन बच्चों को विद्यालय भेजने की एक मुहिम है बाल श्रमिक विद्या योजना। अब इसमें मतलब प्रावधान क्या है? तो कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने पर सरकार अनुदान देती है, सरकार कुछ ना कुछ पैसा देती है। और कितना पैसा देती है, क्या करती है, वो आप यहां समझिए। यदि कोई लड़का है, बालक है, यदि कोई माँ बाप या गार्जियन उस बच्चे को बाल श्रम से हटा करके, मेहनत मजदूरी से हटा करके क्या काम करता है, उसको स्कूल भेजता है, तो सरकार 1,000 रुपए महीना, 1,000 रुपए हर महीना 1 साल तक क्या करती है, उसके खाते में पहुंचा देती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वार्षिक है ना, ये वार्षिकी के रूप से है, मतलब प्रति साल है। और अगर बालिका को स्कूल भेजता है तो 1,200 रुपए प्रति माह वार्षिक उस व्यक्ति को दिए जाते हैं। हर महीने 1,200 रुपए उसको दिए जाएंगे। ये प्रावधान, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। और यदि ऐसा बच्चा, एक विशेष पॉइंट है, यदि एक ऐसा बच्चा जो इस योजना के माध्यम से वहां तक पहुंचा है और यदि वह बच्चा कक्षा 8 या कक्षा 9 या कक्षा 10 पास करता है, ठीक है, कक्षा 8, 9, 10 ये सब पास करता है, तो उस बच्चे को 6,000 रुपए देने का प्रावधान है, जिससे उस बच्चे को प्रोत्साहन मिलेगा। 6,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का इसमें प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। ये योजना आपको समझ में आ गई होगी। अगली योजना है
नया सवेरा योजना, यानी कि एक नया सवेरा होगा। और नया सवेरा कब होता है? जब सूर्य नारायण प्रभात में उगते हैं, पूर्व दिशा से उगते हैं और सब तमस, सब अंधकार हट जाता है। तो इसी प्रकार जीवन के अंधकार को हटाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? जिस चीज की आवश्यकता है उसको शिक्षा कहा जाता है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ लगाता है। ये बात निश्चित है, क्योंकि शिक्षा से आदमी के चरित्र का, आदमी का सर्वांगीण विकास होता है, चाहे वह बौद्धिक, नैतिक, मानसिक किसी भी प्रकार का विकास हो वो होता है। और जब किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है तो वह वज्र की समान निष्ठा और धैर्य वाला हो जाता है, और वो फिर दहाड़ता नहीं है, फाड़ देता है, सब काम कर देता है। तो नया सवेरा कब होगा? जब जीवन में शिक्षा आएगी। तो नया सवेरा योजना उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा 19 जून 2017 को चालू की गई। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डालूंगा, आप जरूर जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और भी चीजें आप तक पहुंचेंगी। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि श्रमिक बच्चों की पहचान करके, जो मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों की पहचान करके उनको बाल श्रम से मुक्त कराना। ठीक है, बाल श्रम से मुक्त कराना और उनका सर्वांगीण विकास करना, उनका नैतिक, उनका मानसिक, उनका बौद्धिक, उनका सामाजिक, ये सभी प्रकार का विकास करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और दूसरी बात की जाए कि 14 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिकों को विद्यालय भेजना और उनको तकनीकी ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, वो तो सेम ही बात है कि जो 14 साल से नीचे का बच्चा होगा वही बाल श्रमिक होगा। तो 14 साल से नीचे का जो बच्चा है उसको बाल श्रम से मुक्त करा के विद्यालय भेजना, पढ़ाना लिखाना, और स्पेशल उसको टेक्निकल एजुकेशन देना, टेक्निकल हैंड बनाना, जिससे वह अपने रोजगार को पा सके, जीवन में स्वरोजगार या रोजगार को पा सके। ठीक है, अब ये पहचान कैसे कैसे होगी? तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो जिले हैं यूपी में, उन 20 जिलों में डोर टू डोर जाके सर्वेक्षण किया जाएगा। एक सर्वे किया जाएगा कि भाई कौन इस तरह के बच्चे हैं, काम करने जाते हैं, ये पहचान करने के लिए किया जाएगा, और उसके बाद सारी प्रक्रिया आगे की अपनाई जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है। अगली हमारी योजना है उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, ठीक है, जो स्त्रियां होती हैं, कन्याएं होती हैं, बालिकाएं होती हैं, वो गृह लक्ष्मी ही होती हैं। ठीक है, और ये बात प्रमाणित है, ये बात प्रमाणित है। जिस घर में कन्या नहीं, स्त्री नहीं, उन व्यक्तियों के पास कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही रहते हो। और जहां पर कन्या होती हैं, बालिकाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वहां पर धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती, सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। परंतु समाज में बहुत सारे कारणों की वजह से कन्या भ्रूण हत्या होती है, और कन्या भ्रूण हत्या होती है, चलो एक बार को कन्या हो भी जाए तो उस कन्या की बहुत ज्यादा उपेक्षा की जाती है, यार पता नहीं क्या पैदा हो गया, क्या पैदा हो गया। तो इन सभी चीजों से हटने के लिए, समाज को हटाने के लिए और उनकी विचारधारा का परिवर्तन करने के लिए नए नए प्रयास सरकार द्वारा किए जाते हैं। और इसी तरह के प्रयास का एक नमूना उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना है, जो अप्रैल 2017 में लागू की गई। उद्देश्य क्या है कि जो बीपीएल परिवारों में जन्मी बालिकाएं हैं, उन बालिकाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करना। बीपीएल परिवार यानी कि ऐसे परिवार जिन परिवारों में जिन परिवारों का जीवन यापन गरीबी रेखा से नीचे होता है, और ऐसे परिवारों में कन्या का, बालिका का जन्म हो जाता है, तो उस कन्या बालिका को सहयोग करने के लिए आर्थिक सहायता करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रावधान क्या है? क्या क्या सहायता करेगी सरकार? क्या सहायता करेगी सरकार? तो सरकार क्या काम करेगी? जो वो लड़की जन्मी है, जो वो लड़की जन्मी है कहां पर? बीपीएल परिवार में, उस लड़की के नाम पर सरकार 50,000 रुपए का बॉन्ड जमा करेगी, है ना, 50,000 रुपए का बॉन्ड जमा करेगी, और वे 50,000 रुपए उस लड़की की जरूरतों को देखते हुए समय समय पर खर्च किए जाएंगे, कि चाहे उसकी शिक्षा में या उसकी उच्च शिक्षा में या और कोई जरूरत, जो भी उसकी जरूरत है, उस जरूरत को ध्यान में रखते हुए इन 50,000 रुपए को खर्च किया जाएगा। ये बहुत ही सुंदर योजना है, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। यदि आपके आसपास कोई ऐसा परिवार रहता है तो जरूर उनको बताएं, इन योजनाओं का लाभ उनसे उठवाएं। अगली हमारी योजना है आवासीय विद्यालय योजना। ये योजना अभी मैं जब लिख रहा था तो मतलब मैं, जो राम जी की पाठशाला का मोटिव है, बिल्कुल उससे मैच कर गया कि भाई गरीब से गरीब व्यक्ति तक शिक्षा बेहतर से बेहतर पहुंचे।
फ़ोन सबके पास है, चाहे कैसे व्यवस्था करके देखता है। राम जी की पाठशाला का उद्देश्य घर-घर तक पहुँचना है और इसमें आप लोग ही सहयोग करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको वादा करता हूँ कि राम जी की पाठशाला कभी भी पेड नहीं होगा। और अगर मैं एक बात बताता हूँ, पेड होगा, तो पेड होने का मतलब ये नहीं कि आपसे कोर्सेज़ बेचे जाएँगे या ये होगा को अभी कोई अगर कोर्स आ रहा है या कुछ भी चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें राशि इतनी छोटी होगी जिससे स्टूडियो में काम करने वाले टाइपिस्ट, टेक्निकल लोग, अदर टीचर अगर कुछ ऐसा होगा तो उनकी जेब खर्च निकल जाए, केवल इतना होगा। पर बिल्कुल भी लोड बच्चों पर नहीं पड़ेगा। सबसे सस्ती शिक्षा, अगर कभी ऐसा करना भी पड़ा, क्योंकि देखो बहुत खर्चे होते हैं, तो सबसे कम खर्च पर यूट्यूब पे राम जी की पाठशाला पढ़ाएगा। अफोर्डेबल, मोस्ट अफोर्डेबल ये प्राइसेस में राम जी की पाठशाला शिक्षा को आगे बढ़ाएगा, घर-घर तक पहुँचाएगा। ये गरीब बच्चा होगा तो उसके लिए निःशुल्क भी चीजें हमेशा प्रदान की जाएंगी। तो अभी देखो ये कितना गंभीर है। आवासीय विद्यालय योजना सन 2015 में ये लागू की गई और चिंतन कितना गंभीर है। कौन सोच बैठा इतना कि भाई उद्देश्य क्या है कि आवासीय विद्यालय यानी कि हॉस्टल वाले विद्यालय, ऐसे विद्यालयों को बनाना किन बच्चों के लिए? निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए। आपने देखा होगा कि लोग चलते हैं अलग जगह से, बिल्डिंग्स बनाते हैं, 4-5 महीना यहाँ रहते हैं, फिर 4-5 महीना कहीं और रहते हैं, फिर कहीं रहते हैं। तो वो जो निर्माण श्रमिक हैं, है ना? जो भवन निर्माण वगैरह निर्माण करने वाले श्रमिक हैं, कुछ भी निर्माण करने वाले श्रमिक हैं, उन श्रमिकों के बच्चे उनके साथ रहते हैं और इस भागा-दौड़ में सब में क्या हो जाता है? सब में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उस बच्चे की पढ़ाई छूट जाती है। इतना गहरा चिंतन करने वाला कोई बहुत धन्य आत्मा ही होगा, कोई पुण्य आत्मा होगा कि इतनी गहरा चिंतन किया कि निर्माण श्रमिकों के बालकों की शिक्षा जारी रखने हेतु आवासीय विद्यालयों का गठन होना चाहिए। ये इसका उद्देश्य है और जो ये निर्माण श्रमिकों के बच्चे हैं, इनकी आयु 6 से 14 साल के बीच होनी चाहिए, जिन्हें इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक, जूनियर एवं माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। कहां पे प्रदान की जाएगी? आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। वहां पे इन निर्माण श्रमिकों के बच्चों का एडमिशन हो जाएगा और वो वहीं हॉस्टल में रह के पढ़ते रहेंगे। माँ-बाप कहीं भी काम करते रहेंगे, उनसे मिलने आते रहेंगे। कितना गहन चिंतन सरकार इस चीज पे कर रही है। ये सरकार की बात नहीं करूं मैं उस व्यक्ति की बात करूं जिसने ये सोचा है। धन्यवाद है उनको। और अंतिम है हमारा इंडस परियोजना, ठीक है? इंडस परियोजना, बाकी मैंने योजना मैक्सिमम सब निपटा दी हैं। सारी योजना, कार्यक्रम वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब जो चीजें रह जाएंगी उनको एमसीक्यूज में हम कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इंडस परियोजना सन 2009 में चालू की गई। उद्देश्य क्या था? वही बाल श्रम का उन्मूलन करना, यानी कि बाल श्रम जो है, चाइल्ड लेबर जो है, उसको खत्म करना और जो बाल श्रम में फंसे हुए बच्चे हैं उनका रिहेबिलिटेशन करना, उनका पुनर्वास करना, उनको ठीक जगह जहां पर उनको होना चाहिए वहां उन जगहों पहुंचाना, उनको विद्यालय पहुंचाना, सही जगह पर पहुंचाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और खाली इस योजना में बच्चों का ही नहीं, बच्चों के साथ वयस्कों की भी पहचान करके उनका पुनर्वास करने का प्रावधान है। तो ये क्लास पूरी की पूरी आप लोगों के लिए हो गई। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। कल हम लोग संभवतः जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है उसको एक ही वीडियो में फिनिश करेंगे। आप लोग अपडेट रहिए, लगे रहिए इसी अच्छी बात के साथ। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।